हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने बात की थी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने सेंट्रल एटम के लिए कैलकुलेट भी किया था इन सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। और मैंने कहा भी था कि पीरियोडिक टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को याद होना, उसकी इंपॉर्टेंस शायद आपको लास्ट लेक्चर में रियलाइज़ हुई भी हो। तो मैंने कहा भी था नहीं याद है तो पीरियोडिक टेबल अब अच्छे से याद करें, और डी ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए। जितनी मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो याद करो, काम आती है सब। और आईआईटी जेईई में तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, इवन फ्रॉम एफ ब्लॉक ऑल्सो। चलिए वापस बात करेंगे। हम बात कर रहे थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट EAN, तो लिखो हेडिंग का नोट करके लिखो इस बात को। देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे हमने पढ़ा था ना, वो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस थे, जैसे जी सॉल्ट, फेरोसिन, बिसबेंजीन, क्रोमियम, इस टाइप के कंपाउंड्स में। तो इस टाइप के कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम। तो ऐसे में अगर EAN कैलकुलेट करना हो तो वी हैव टू काउंट ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल कैलकुलेटिंग EAN। तो लिखो इन पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस in pi bonded complexes all the pi electrons are counted while calculating effective atomic number। तो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे क्या मतलब था, जैसे एग्जाम्पल लें, यही ले लो FeC5H5 ट्वाइस, इस टाइप से। इसका ईटा 5 भी लिख लो, ईटा 5, 5 कार्बन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो EAN जो कैलकुलेट करोगे, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आयरन, तो 26 -2 प्लस। अब ध्यान दो, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल यही तो था, दिस इज द वन। तो इसका मतलब यहां 3 बॉन्ड्स हैं। स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसा भी शो कर सकते हो। यहां पर ये 2 डबल बॉन्ड हैं, और यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव चार्ज, एंड दिस लोन पेयर गेट्स डीलोकलाइज्ड विद दीस पाई बॉन्ड्स, दे आर इन कंजुगेशन। तो इस कारण से ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं इफेक्टिवली, या 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो 2 हैं, हर एक देगा 2 × 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द ईच लिगेंड। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 24 + 12 36 फॉलोज EAN। तो इस तरीके से EAN कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इन केसेस में पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम को डिफाइन नहीं करते। We do not define the coordination number of central atom in the pi bonded complexes like this। हम कोऑर्डिनेशन नंबर केवल वहीं डिफाइन करते हैं जहां पर सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, ओनली सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अच्छा, और एग्जांपल जैसे बिसबेंजीन क्रोमियम, वो वाला एग्जांपल Cr ईटा 6 C6H6 ट्वाइस। तो यहां भी जब EAN कैलकुलेट करोगे वुड बी इक्वल टू 24 - 0 प्लस 2 × 6, क्योंकि बेंजीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम, तो 12 एंड दिस इज 36 फॉलोज EAN। फॉलोज EAN, सो लाइक दैट यू कैलकुलेट। तो ये तरीका था गाइज, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लिखते जाएं। पहले ये वाली बात नोट करो। सेकेंड पॉइंट में ये जो NO है ना, नाइट्रोसिल ग्रुप NO, इट इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज नॉट ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे, जरा देखो। तो लिखेंगे इस बात को, NO लिगेंड कौन है, ये नाइट्रोसिल, इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर which is evident from the following।
ये जो NO लिगेंड है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। नॉर्मली लिगेंड क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, बट दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये बात क्लियर है कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो Ni या ऐसे ले लो CrCO6, ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है CrCO6, क्रोमियम कार्बोनिल, ये 6 CO को डिस्प्लेस करते हैं 4 NO, तो क्या हो गया? CrNO 4 एंड 6 CO, 6 CO को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब 4 NO 6 CO को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो 6 CO कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे? 12, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, CO इज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स दिए। वही 12 इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए? 4 NO ने। तो इसका मतलब ईच NO इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। और एग्जांपल जैसे FeCO5, आयरन का कार्बोनिल है ये, इसको NO रिएक्ट करते हैं 2 NO और 3 CO को निकाल बाहर फेंकते हैं, तो FeCO2, 3 बाहर हो गए, NO2, 3 CO। तो वापस से यहां 3 CO को 2 NO रिप्लेस कर रहे हैं और 3 CO 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो वही 6 इलेक्ट्रॉन अब 2 NO दे रहे हैं, तो NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कीप इन माइंड, तो इसका मतलब यहां जब EN कैलकुलेट करोगे तो फिर NO को कितने इलेक्ट्रॉन का डोनर मानोगे? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर मानते हुए तब कैलकुलेट करना। जैसे क्रोमियम 24 - 0 प्लस 4 हैं इंटू 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो अगेन 36 फॉलोज EN, फॉलोज EN। सिमिलरली यहां जब EN कैलकुलेट करोगे तो EN की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आयरन 26 - 0 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3, क्यों? NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कीप इन माइंड अगेन 36 फॉलोज EN रूल। तो यहां से साफ दिखाई पड़ता है कि NO लिगेंड इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। कीप इन माइंड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, NO प्लस इज नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये बात ये लिख लेना। NO प्लस कौन? नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसीलियम इज ए नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो याद रखें, NO प्लस इज ए नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि NO लिगेंड इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम बात कर रहे हैं यहां पर। अंडरस्टूड द पॉइंट? इसको नोट करो, अभी और भी पॉइंट्स आएंगे, नोट इट डाउन। नाउ थर्ड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट, अब ये बात हम EN रूल में पहले से भी कह रहे हैं कि EN रूल आज की तारीख में कोई खास वैल्यू नहीं रखता, बट आज भी इट इज वेरी वेल एप्लीकेबल ऑन कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स। तो लिखो इस बात को, EN रूल इज वेरी वेल applicable on carbonyl and nitrosyl compounds। तो याद रखें, EN रूल आज भी बढ़िया एप्लीकेबल है ऑन कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन जो भी नोट्स हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन EN के बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं। तो आज भी अगर EN रूल एप्लीकेबल है तो बढ़िया से एप्लीकेबल है। ओनली एक्सेप्शन विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। कहने का मतलब यह है कि जो कार्बोनिल या नाइट्रोसिल कंपाउंड EN फॉलो नहीं करता वो एग्जिस्ट नहीं करता।
एक्सेप्ट वन नोटेबल एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन है वो भी पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल ले, जैसे मान लो NiCO4, जैसे FeCO5, जैसे मान लो क्रोमियम CO6, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, मोनोमरिक कार्बोनिल्स। मोनोमरिक कार्बोनिल्स मीन्स होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस भी कहलाते हैं। ये होमोलैप्टिक एक टर्म यूज करते हैं, होमोलैप्टिक कंपाउंड्स। ये शायद आया नहीं था ये वर्ड, और बड़ा यूजफुल वर्ड है। होमोलैप्टिक वो होता है विच कंटेन ऑल द लिगेंड सेम, विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक ही टाइप का लिगेंड हो, बस एक ही टाइप के 6 लिगेंड हैं, 6 एक जैसे, जैसे ये CrCO6 सभी CO हैं, तो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। तो मोनोमरिक कार्बोनिल्स हैं, ये होमोलैप्टिक कंपाउंड्स भी होते हैं विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो एनी कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, यहां पर EN देखें तो जरा देखो EN, तो EN जरा चेक करो तो निकिल 28 - 0 + 4 × 2 कितना 36। यहां भी देखो EN आयरन इज 26 - 0 + 5 × 2 36। यहां भी देखो EN comes out to be chromium 24 - 6 × -0 + 6 × 2 36। all follow EN, follows EN, all follow EN। and do exist, सभी EN फॉलो करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो कोबाल्ट का लो COCO4, ये एग्जाम्पल लो। कोबाल्ट का अगर EN कैलकुलेट करें मोनोमरिक फॉर्म में, तो यहां आता है कोबाल्ट इज 27 - 0 + 4 × 2 8 35 डज नॉट फॉलो EN रूल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। देखो क्या बात कह रहे हैं। देखो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल में तो EN रूल बढ़िया एप्लीकेबल है। जैसे यही कंपाउंड था, ये तीनों थे, EN फॉलो हो रहे हैं, बढ़िया एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये। बट जैसे कार्बोनिल है कोबाल्ट का, कोबाल्ट कार्बोनिल मोनोमरिक फॉर्म में अगर देखें तो डज नॉट फॉलो EN रूल एंड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोनोमर, एज मोनोमरिक फॉर्म। मोनोमरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर ये EN रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो बल्कि क्या करता है ये, इन फैक्ट इट एग्जिस्ट एज डाइमरिक फॉर्म और इन एनायनिक फॉर्म। ये बड़ी आसानी से डाइमरिक फॉर्म या एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे डाइमरिक फॉर्म कौन सा, ये मैं इसको लेफ्ट साइड से हटाना चाहता हूं, एक बार आप नोट कर लो पूरी बात, एक बार पूरी बात नोट करें इस सबको। क्या हुआ, इट एग्जिस्ट इन द डायमेरिक फॉर्म और इन एनायनिक फॉर्म। डायमेरिक फॉर्म कौन सा, जैसे CO2 CO8 ये एग्जिस्ट करता है, और एनायनिक फॉर्म ये डायमेरिक फॉर्म हो गई। और एनायनिक फॉर्म कौन सी, इन एनायनिक
फॉर्म एनायनिक फॉर्म मतलब CO4 माइनस, इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। कैसे, जरा देखें, CO2 CO8 ये है डायमेरिक फॉर्म, कार्बोनिल ऑफ कोबाल्ट, बिकॉज इट फॉलोज EN रूल। कैसे, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, CO ये स्ट्रक्चर है इस मेटल कार्बोनिल की डायमेरिक फॉर्म में। तो ये वाले दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये बनाना बॉन्ड्स हैं, तो दीज आर ऑल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। और ये ब्रिज्ड, 2 कोबाल्ट ब्रिज्ड हैं और देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कोबाल्ट एंड कोबाल्ट। अच्छा ये देख लेना, सारे कोबाल्ट नहीं है, सारे कार्बोनिल नहीं है, ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल लिगेंड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी सोचो सब कार्बोनिल CO ही हैं सारे, तो नहीं, ये लिगेंड्स हैं। तो ये एक तरीके से भी बोल सकते हो कि CO3 CO म्यू CO का होल ट्वाइस CO3, आप ऐसे भी लिखते हो। तो ये ब्रिज्ड 2 CO लिगेंड्स आर ब्रिज लिगेंड्स। तो देखो ये ब्रिज लिगेंड्स भी होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CO3 CO म्यू CO का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 है ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब जरा इनका EN कैलकुलेट करो, तो EN इज इक्वल टू कोबाल्ट, दोनों कोबाल्ट सिमेट्रिकल हैं तो किसी भी कोबाल्ट का निकाल दो, तो किसी भी एक कोबाल्ट का लेना, तो 27 एटॉमिक नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस। अच्छा सुनो, लिखना बंद करो, लिखना बंद कर, सुन पहले, 1 2 3 लिगेंड्स कार्बोनिल नॉर्मल लिगेंड्स हैं, नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 3 लिगेंड्स, तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 2 CO जो हैं ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब ये जो CO है वो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनर है दोनों तरफ, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस CO को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस CO को, तो इस CO को कितना मिला 1, इस वाले CO से कितना मिला 1 और, तो 2 इंटू 1 प्लस ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में इसकी साझेदारी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। जरा देखना कितना आया, 3 दूनी 6 और 2 8 और 1 9, 27 और 9 36, फॉलोज EN। लाना ही था 36 भैया, लाना ही था 36, यूं मान लो, ना भी आ रहा हो ना कभी, ले आना कार्बोनिल और नाइट्रोसिल में। बट एक एक्सेप्शन का ध्यान रखना है, कौन सा, रुको थोड़ा सस्पेंस रखें, बताते हैं कौन सा एक्सेप्शन है वो जो EN फॉलो नहीं करता और साथ में एग्जिस्ट भी करता है। तो ये कार्बोनिल जो है कोबाल्ट का, या तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर एनायनिक फॉर्म में। एनायनिक फॉर्म में तो यही निकाल दोगे, जरा EN देखना कितना, तो EN इज इक्वल टू कितना, कोबाल्ट 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1। मेटल कैन गो टू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक मेटल्स कैन गो टू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कोबाल्ट लाइक CO और NO। CO और NO अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनकी प्रेजेंस में डी ब्लॉक की मेटल्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकती हैं। अचंभा करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट बी अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये तो नेगेटिव में चला गया, जा सकता है। प्लस 4 इंटू 2 8, तो कितना हो गया, दिस इज 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो गया अब ये, क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो कितना हो गया 28 और 8 36, फॉलोज EN। तो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CO4 मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट फॉलोज EN, एंड डायमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है लाइक दिस, फॉलोज EN। ये फ्रॉम 6 नॉर्मल CO ligands from bridged CO ligands
एंड दिस वन एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड CO CO बॉन्ड। ये CO CO बॉन्ड की वजह से आता है एंड ऑल टुगेदर इट इज 36। और एक एग्जांपल लेंगे, ये स्ट्रक्चर भी याद रखें। सो दिस इज द स्ट्रक्चर यू शुड रिमेंबर एंड देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड between cobalt and cobalt. So like that you draw the structure, you say this is the structure of CO2CO8 dimeric form. नोट करो, अभी और एग्जांपल लेंगे इसमें, नोट इट डाउन। Another example let us take, जैसे MnCO5, ये कार्बोनिल है, मोनोमरिक फॉर्म ऑफ कार्बोनिल ऑफ मैंगनीज। जरा देखें En कितना 25 माइनस 0 प्लस 5 इंटू 2 10 35 डज नॉट फॉलो En नहीं करता। अच्छा En फॉलो भी नहीं करता और एग्जिस्ट भी नहीं करता and hence does not exist as monomeric form, नहीं करता exist monomeric form में। तो फिर rather it exists as dimeric form or anionic form। डायमेरिक फॉर्म कौन सी? तो डायमेरिक फॉर्म Mn2CO10, this is the form and the structure is like this। CO CO CO, ये CO ये CO ये CO ये CO, इसमें कोई ब्रिज बॉन्ड्स नहीं है एंड देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है मैंगनीज के अबाउट, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, देयर आर 6 बॉन्ड्स अराउंड मैंगनीज। ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका En अगर कैलकुलेट करना चाहो तो यू कैन कितना 25 माइनस 0 प्लस 1 2 3 4 5 नॉर्मल लिगेंड्स हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन के डोनर हैं, तो 5 इंटू 2 प्लस एक कोवेलेंट बॉन्ड भी तो है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन भी तो आएगा प्लस 1, तो 5 दूनी 10 और 11 और ये 36 फॉलोज En। लाना ही था यूं मानो, 36 ना भी आ रहा हो ना तो ले आना 36। अगर 3D सीरीज की सेंट्रल एटम है, ऐसा नहीं 4D वाली का भी 36 ही लाना है। 4D सीरीज की मेटल है तो फिर 36 नहीं, फिर तो 12 18 और जोड़ना है उसमें, 54 लेके आना पड़ेगा। 6D सीरीज की मेटल है और कार्बोनिल है तो फिर क्या लाना पड़ेगा 86, नियर बाई नोबल गैस एटॉमिक नंबर। या वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज आल्सो नोन एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये En हुआ, 36 लाना ही था, लाना ही है। अच्छा एनायनिक फॉर्म देखें तो एनायनिक फॉर्म में इट एग्जिस्ट एज जैसे MnCO5 माइनस, तो देखो जरा En कितना, दैट इज 25 माइनस -1, क्योंकि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डी ब्लॉक की मेटल्स कैन गो टू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि सर मेटल नेगेटिव में, हाँ जा सकती हैं, नहीं ऑफ कोर्स बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं तो दे विल नॉट गो, सोडियम पोटेशियम विल नॉट गो टू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दिस कैन गो। प्लस 5 दूनी 10, तो कितना 36 फॉलोज En। So like that you define, like that you describe, ये था En रूल। एक नोटेबल एक्सेप्शन है जो याद रखना है, एक्सेप्शन
शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में बस ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जो EN रूल फॉलो नहीं करता फिर भी एग्जिस्ट करता है। क्या? वेनेडियम का कार्बोनिल VCO6, जरा EN देखना। वेनेडियम हाउ मच? 23 माइनस 0 प्लस 6 गुणा 2 12 35 फॉलोज EN रूल, फॉलोज EN रूल। तो ये EN रूल को फॉलो करता है। नहीं, अरे मैंने क्या बता दिया? डज नॉट फॉलो EN रूल, डज नॉट फॉलो EN रूल। तो डज नॉट फॉलो EN रूल येट एग्जिस्ट्स, However, this is not highly stable, easily reduced by reducing agent। तो ये बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाता है और बना लेता है VCO6 माइनस। अब ये फॉलो कर लेगा EN, तो EN इज इक्वल टू 23 माइनस माइनस 1 प्लस 12 36। नाउ फॉलोज EN। तो कहने का मतलब ये है कि इन जनरल अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड EN फॉलो नहीं करता तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट वन केस। कौन सा? वेनेडियम कार्बोनिल, जो कि EN फॉलो नहीं करता बट येट एग्जिस्ट। याद रखना है। हालांकि बहुत ज्यादा स्टेबल ये भी नहीं है, आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है और एनायन के फॉर्म में इट डज एग्जिस्ट। तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर हमने डिस्कस किया है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे हम। स्ट्रक्चर भी हमने देख ली, कार्बोनिल का थोड़ा सा आइडिया भी हो गया आपको, ये भी मालूम पड़ गया कि CO इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बात तो मेटलर्जी में आप समझते हो, मेटलर्जी में CO का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कार्बन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सस्ता मद्दा बढ़िया फर्स्ट क्लास। आयरन क्यों सस्ता इतना है? भले ही एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में ज्यादा परसेंटेज में है देन कंपेयर टू आयरन इन द अर्थ क्रस्ट, बट स्टिल आयरन is cheaper in the market than compared to aluminum because the processing or the reduction of the oxide of iron is cheaper, inexpensive because of carbon reduction। पढ़ेंगे जब मेटलर्जी की बात आएगी तो। नोट इट डाउन, एक पॉइंट और लिखेंगे, एक बार इसको नोट करो। नाउ ये हम नोट पढ़ रहे थे, कई इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। चलो एक पॉइंट और पढ़ते हैं। क्या? जैसे मान लो ये कंपाउंड है CrCl3 डॉट मान लो 6H2O, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसके आइसोमर्स लिखो, राइट आइसोमर्स। सर आइसोमरिज्म तो बाद में पढ़ेंगे, नहीं बाद में तो पढ़ोगे, एक पॉइंट कहना चाहते हैं हम यहां पर। क्या? कौन से आइसोमर्स? जैसे CrH2O6 Cl3, जैसे दूसरा CrH2O5Cl Cl2 डॉट H2O। सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर कैसे आएगा? आ सकता है, एकमात्र न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो बाहर आ सकता है वो है H2O, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Only H2O is outside the coordination sphere as H2O, as this H2O, this outside H2O can attach through hydrogen bonds। तो only H2O is outside, can be outside the coordination sphere as, अच्छा is outside,
हाँ, एज दिस आउटसाइड H2O कैन अटैच थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो केवल H2O बाहर रह सकता है, अमोनिया या कोई और नहीं। ये बात पहले भी कही थी हमने जब हम वर्नर्स थ्योरी पढ़ रहे थे। अच्छा, और लिखो तो Cr H2O4 Cl2 Cl डॉट 2H2O, ये पॉसिबल नहीं है। Cr H2O3 Cl3 डॉट 3H2O, नो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर मतलब आप चाह क्या रहो, हम क्या करें इसमें? अरे मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि एकमात्र न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो बाहर रह सकता है, काउंटर आयन के साथ में जिंदगी गुजार सकता है, वो है H2O, बिकॉज H2O कैन कनेक्ट विद द कॉम्प्लेक्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फाइन, आ गई समझ में? ऐसे यहां ले लिया, बट यहां क्यों ना हुआ सर? जनरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या जो H2O बाहर वाला है, ये आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में अटैच होता है, एंड दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहां चार्ज था +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में आउटसाइड जनरली H2O बाहर नहीं रहता, ये बात ध्यान रखने वाली है, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये याद रखने वाली बात है, यू शुड रिमेंबर। तो अब कंप्लीट हुआ EAN रूल, हमने सारी बातें बता दी, और आज का लेक्चर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, पूछे भी जाते हैं ये, शुड रिमेंबर। और एक शब्द भी सीखा आपने, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हैविंग 2 or more different type of ligands, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली 1 type of ligands। तो मैं फिर बता देता हूं एक बार, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स having only 1 type of ligands, heterolaptic complex having 2 or more types of लिगेंड्स। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे CO NH3 6 Cl3, जैसे मान लो, और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो Fe CO5, इस टाइप के एग्जाम्पल्स, ये होमोलैप्टिक। और हेट्रोलैप्टिक के एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे PT En twice Cl2 Cl2, और एग्जाम्पल जैसे CO H2O4 Cl2 Br, ये सब क्या होगा? हेट्रोलैप्टिक। वो क्या थे ऊपर वाले? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कुछ नहीं, डेफिनेशंस हैं, यू शुड नो अबाउट इट। हम पढ़ रहे थे बॉन्डिंग थ्योरीज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हम पढ़ चुके हैं वर्नर्स, पढ़ चुके हैं EAN rule, and now we are moving to the next and very important one, valence bond theory VBT। तो ये सब रिमूव करो और हेडिंग लिखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। थर्ड थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। काफी आसान थ्योरी है, और ये थ्योरी और वो जो 11th क्लास में आपने केमिकल बॉन्डिंग में VBT पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अंतर ना है कुछ भी, सेम ही है ये। वहां भी यही कहा गया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द प्रॉपर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहां भी यही बात कह रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, ये VBT का मेन फीचर है। अच्छा, वहां जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वहां कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, क्योंकि लोन पेयर इज डोनेटेड बाय द लिगेंड एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम। तो क्या पॉइंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, लिखेंगे। तो लिखो फीचर्स, पोस्टुलेट्स।
पहला, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, सेंट्रल एटम वैकेंट ऑर्बिटल ऑफर करेगा फॉर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफर करेगा। तो सेंट्रल एटम ऑफर्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ vacant hybrid orbitals to accept lone pair from various ligands। तो सेंट्रल एटम ऑफर करता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम वेरियस लिगेंड्स। तो एक तरीके से मान लो ये M सेंट्रल एटम है और ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वैकेंट है, और लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है टू दिस। सो दिस इज लोन पेयर, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। और ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनता है। सो दिस लार्जर ओवर दो लोब बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, छोटे लोब की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस लार्जर लोब ओवरलैप्स विद द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड एंड फॉर्म्स द सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दिस इज सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड by overlapping between the vacant orbital of central atom and the fully filled orbital of ligand। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म डिफाइन करते हैं, कितने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed by central atom depends on coordination number of compound, Cn of compound। कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। कैसे, लेट अस सी। एक बार हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, वो टेबल बनाएंगे। ये टेबल बिल्कुल वैसी है जैसे 11th क्लास में पढ़ी थी आपने, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे हम। वहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। याद है कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे? वी यूज्ड टू यूज द टर्म स्टेरिक नंबर। तो 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग जो थी वो SN_P ब्लॉक की बॉन्डिंग थी, और अब जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम, जिसे कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं, ये D ब्लॉक की बॉन्डिंग है। अंतर बस इतना है, वहां स्टेरिक नंबर शब्द यूज करते थे और यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर, बट फील ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेम एज द फील ऑफ स्टेरिक नंबर। क्या है वो टेबल? सिमिलर टाइप ऑफ टेबल विल कम। पहले ये बात पूरी नोट कर लो, नोट इट डाउन। सेकेंड पॉइंट ही चल रहा है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, लीनियर शेप होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो देखो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। द मोस्ट कॉमन पॉसिबिलिटी इज sp3, देन dsp2। ये 11th में नहीं पढ़ा होता क्योंकि SN_P ब्लॉक के कंपाउंड्स या सेंट्रल एटम dsp2 शो नहीं करते, एंड ये D3s, ये भी D ब्लॉक वाले शो करते। हमने केवल वहां sp3 पढ़ा था। दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज टेट्राहेड्रल। यहां पर जो sp3 में यूज होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ns प्लस np3। np3 का मतलब npx, npy, npz। n मतलब आउटर मोस्ट शेल, n मीन्स आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, यहां dsp2 में याद रखना है n-1 d
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन एस प्लस एन पी एक्स प्लस एन पी वाई। तो ये पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल डी पहले लिखा है तो ये इनर ऑर्बिटल है, अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल कौन सा, वो भी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, याद रखने है ये, जैसे 11th क्लास में याद रखे थे। और D3S एक स्पेशल केस है, कुछ ही कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा पाया जाता है, एंड दिस इज फाउंड इन n-1 dxy, n-1 dyz प्लस n-1 dxz प्लस ns। ये ऑर्बिटल इस्तेमाल में आते हैं, और ये D3S इट इज स्पेशली फाउंड observed mainly in D0 configuration। जैसे इसके एग्जाम्पल्स भी याद रख लो, ये एग्जाम्पल भी यही याद रख लो, जैसे कौन, MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, और एग्जाम्पल्स जैसे VO4 3 माइनस, जैसे TiCl4 एटसेट्रा। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स जहां पर ये D0 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है और D3S हाइब्रिडाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। मेनली D0 वालों में पाया जाता है, D1 में भी पाया जा सकता है। तो ये एग्जांपल्स थे, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। D3S, तो D3S में 3 D वाले ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, शेप टेट्राहेड्रल है यहाँ भी, और ये sp3 था। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल होंगे, यही ऑर्बिटल, ये याद रखने हैं ऑर्बिटल कौन कौन से इस्तेमाल होने हैं इन द हाइब्रिडाइजेशन, एंड अकॉर्डिंगली दीज आर द कॉमन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सब D0 कॉन्फ़िगरेशन के हैं। D0 configuration of the central atom, and they generally follow D3S hybridization. These are the common examples you should remember. Very important point. ये टेबल कंटिन्यूड रहेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 केसेस हो गए, आपने 11th में केवल एक ही पढ़ा था। 11th गया, आप 12वीं में हो, आप सीनियर हो, आपको हम एक केस थोड़ी पढ़ेंगे सर, हमें तो 3 पढ़ाओ, 4 पढ़ाओ, 50 पढ़ाओ, हम तो रेडी हैं। अरे पहले ये 3 तो पढ़ ले, याद कर ले अच्छे से। पानी पी लो। वेल, ये टेबल को कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लो एक बार, फिर मैं हटाता हूं इसको। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, DsP3 sp3d। एक होता है स्क्वायर पिरामिडल, जिसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, DsP3 sp3d। अच्छा, इनका क्या मतलब है कि ये DsP3 क्या है और sp3d क्या है? एक में D पहले आ रहा है, एक में D बाद है, बस यही अंतर है। अरे सर यही तो ना होगा, कुछ तो होगा। बिल्कुल है, अगर D पहले लिख रहे हैं तो पेनल्टीमेट शेल का D ऑर्बिटल है, और बाहर वाला बाद में D लिख रहे हैं तो ये आउटर मोस्ट शेल का ही D ऑर्बिटल है। जैसे अगर ये होगा तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा ns प्लस np3। np3 का मतलब npx, npy, npz प्लस n dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर ये है तो अंतर बस ये होगा ns प्लस np3 प्लस n-1, पहले ही लिख लो जब सबसे पहले लिखा था, प्लस n-1 dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये पेनल्टीमेट शेल हुआ, ये आउटर मोस्ट शेल का हुआ। पेनल्टीमेट शेल तो समझते हो सब, nth शेल सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट शेल, n-1th शेल पेनल्टीमेट शेल, n-2th शेल एंटी पेनल्टीमेट शेल, ऐसे डिफाइन करते हैं ये।
तो ये पेनल्टीमेट शेल का है, ये आउटर मोस्ट शेल का है, बस ये अंतर है हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये अंतर है, ठीक ठाक है, एनर्जीज में डिपेंड करता है सब। अच्छा, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो फिर यहाँ होगा n-1 dz² प्लस ns प्लस np3। अच्छा, यहाँ होगा तो क्या होगा ns प्लस np3 प्लस n dz²। अंतर ध्यान देख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ट्रायंगल बाइपिरामिडल है तो dz² इस्तेमाल होगा, चाहे अंदर वाला हो या बाहर वाला हो, डिपेंडिंग अपॉन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लिख देंगे इसको भी। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 5। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही पॉसिबिलिटी है शेप की, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, दो पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन की, d2sp3 sp3 d2। अगर ये है तो ns प्लस np3 प्लस n dz² प्लस n dx² y²। और यदि ये पॉसिबिलिटी है तो n-1 dz² प्लस n-1 dx² y² प्लस ns प्लस np3। ये कहलाएगा, अगर ये है तो कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर मतलब वैलेंस शेल वाला, सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट शेल वाला ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हुए हैं। और यदि इसको क्या बोलते फिर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यही टर्मिनोलॉजी यहां भी इस्तेमाल हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ के बात को? तो ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। अंदर वाले डी ऑर्बिटल पेनल्टीमेट शेल के इस्तेमाल किए हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाले इस्तेमाल किए हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो लाइक दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। तो ये थी वो टेबल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। शेप के साथ में ये एक अलग इंफॉर्मेशन थी, ये तो 11वीं क्लास में भी पढ़ते हो आप। वीबीटी चल रहा है, भूलना मत कभी, चैप्टर सब्जेक्ट टॉपिक का नाम ही भूल जाओ। वी आर टॉकिंग अबाउट वीबीटी, नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट थोड़ा इस टाइप का है कि ज्यादातर लिगेंड्स ऐसे हैं जो लोन पेयर डोनर होते हैं बस, और लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। बट कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जो डोनर के साथ साथ, लोन पेयर डोनेट करने के साथ साथ लोन पेयर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इनटू इट्स वैकेंट ऑर्बिटल फ्रॉम सेंट्रल एटम, and such kind of ligands are called pi acid acceptors। तो लिखो, there are some ligands which not only donate electron density through lone pair or pi electron density, so there are some ligands which not only donate electron density through lone pair or pi electron density to central atom, but also accept lone pair of electron from
fully filled d orbital of central atom. So there are some ligands which not only donate electron density through lone pair or pi electron density to the central atom, but also accept lone pair of electron from the fully filled d orbital of central atom into its vacant d orbital, अपने vacant anti bonding orbital, vacant anti bonding pi orbital, anti bonding pi orbital, pi MO molecular orbital. बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो गया, अभी समझाऊंगा, आएगा समझ में. सच लिगेंड्स आर कॉल्ड पाई एक्सेप्टर्स और पाई एसिड्स. पाई एसिड बोलते हैं इसको. भाई पाई बेस कौन होता है? डोनर. एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर. एसिड कौन है? एक्सेप्टर. तो देखो ये जनरली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ लिगेंड. फिर पूरी बात सुनो. जैसे एग्जांपल लो, ऐसे को बोलते हैं सच लिगेंड्स आर कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स. अच्छा, लिगेंड्स भी दो ही टाइप के हो गए. देखो जरा, लिगेंड्स को मैं क्लासिफाई करूं तो क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स. क्लासिकल लिगेंड्स which only donate lone pair to central atom. बस और कुछ नहीं करते. जैसे कौन? एक्स माइनस क्लोराइड, जैसे फ्लोराइड ले लो फॉर एग्जाम्पल, फ्लोराइड. और एग्जाम्पल भी ले लो, जैसे मान लो NH3, NH2 माइनस. इस टाइप के जो लिगेंड्स हैं, दे विल एक्ट एज ओनली द लोन पेयर डोनर. तो ये लोन पेयर डोनर के रूप में वर्क करते हैं. बस बात खत्म हो गई. दैट इज इट. नॉन क्लासिकल लिगेंड्स ये भी दो टाइप के हो सकते हैं. जैसे M और ये लिगेंड, ये सिग्मा तो डोनर हों और पाई एक्सेप्टर हों, और दूसरे वाले M लिगेंड पाई ही डोनर हों और पाई ही एक्सेप्टर हों. ये क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं? M बस सिग्मा डोनर, सिग्मा, बस ये सिग्मा डोनर ही है और कुछ ना है. दैट्स इट. क्लासिकल लिगेंड्स केवल लोन पेयर डोनेट करते हैं, बात खत्म. नॉन क्लासिकल लिगेंड्स वो लोन पेयर डोनेट करते हैं बाय सिग्मा डोनेशन और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब लोन पेयर, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड साथ ही साथ एक्सेप्ट भी करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल एटम एज ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. एंड दीज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स आर कॉल्ड और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर. जैसे इनके एग्जाम्पल्स बहुत कॉमनली होते हैं. इफ यू टेक द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ देम, देन इट वुड बी लाइक CO, CN, PF3, PCl3. इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं ये. CO, CN, PF3, PCl3, PH3, PPH3 एटसेट्रा. अच्छा, ये जो लिगेंड्स होते हैं इनके कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे eta2 C2H4, eta6 C6H6, eta5 C5H5 एटसेट्रा. एथिलीन, बेंजीन, बिसबेंजीन वाला क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स था ना, वो फेरोसिन वाला कॉम्प्लेक्स में साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन,
तो ये तो हो गए नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ये हो गए पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, जी सॉल्ट में था जैसे। तो दीज आर द कॉमन केसेस दैट यू शुड रिमेंबर, दीज आर द पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर, यू शुड अंडरस्टैंड। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे लिगेंड्स के बारे में। तो यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स भी होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करने के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एक्सेप्ट करते हैं इनटू द एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO या AMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसकी डिटेल्स यू विल स्टडी इन सिनर्जिक बॉन्डिंग। फॉर मोर डिटेल्स स्टडी सिनर्जिक बॉन्ड। For more details, रेफर मतलब मैं किसी किताब को रेफर नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा सिनर्जिक बॉन्ड, मैं पढ़ाऊंगा। रेफर सिनर्जिक बॉन्ड। कार्बोनिल कंपाउंड्स में सिनर्जिक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। IIT JEE में क्वेश्चन भी आता है, NCERT ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो वी विल कॉल द सिनर्जिक बॉन्डिंग इन सच केसेस, जहां पर सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनता है एंड बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स मोर देन वन, बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यही कारण है कि CO CN माइनस है वो एक्ट एज द पावरफुल लिगेंड्स। यू विल स्टडी इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन CFT, वो आएगा, वो पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा अभी कम समझ में आता है, आएगा जब हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बात करेंगे। अभी के लिए तो याद कर लो आप, note it down, and the last point will come in the valence bond theory now. Note it down. Now fourth point, fourth is important point, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन था, एक ही टाइप की शेप थी। तो इसका मतलब शेप और हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करने में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में कोई एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा आसान है। बट जरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखना, 5 देखना, 6 देखना, मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और शेप आर पॉसिबल। तो इसका मतलब ये ड्रॉबैक भी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 एंड 6 सम एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू कमेंट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। तो लिखो इस बात को, टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ coordination number 2, 3, no extra experimental info is needed. कुछ नहीं चाहिए, no extra experimental information is needed, but in CN4, 5, 6 we need some extra experimental information. For example, number of unpaired electrons. But in coordination number 4, 5, 6, we need some extra experimental information like number of unpaired electrons to predict exact hybridization and shape.
कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है टू प्रेडिक्ट एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सी है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम अभी रियलाइज भी करेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स। भाई कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली कहां होंगे? इन कॉम्प्लेक्स पार्ट, सेंट्रल एटम में और लिगेंड्स में। नंबर ऑफ unpaired electrons in central atom plus number of unpaired electron in complex in ligands। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, मोस्टली डी ब्लॉक के सेंट्रल एटम होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स, लिगेंड्स पे यूजुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस। इन जनरल ligands do not have unpaired electrons except in following। कौन से फॉलोइंग? जैसे ध्यान दो, O2 माइनस और कौन? NO। कितना? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ, अगर O2 लिगेंड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th क्लास में पढ़ते हो तो मालूम पड़ता है कि O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड O2 इज पैरामैग्नेटिक। सुपर ऑक्साइड आयन में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और NO में भी पैरामैग्नेटिक होने के कारण 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण NO इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तो ये तीनों पैरामैग्नेटिक हैं। अगर ये लिगेंड्स हैं तो सावधान हो जाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें भी होंगे। बट जैसे हैलाइड आयन हैं, अमोनिया हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यूजुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? सेंट्रल एटम में। तो सेंट्रल एटम में चेक करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और लिगेंड्स में इन तीनों को दिख जाए तो फिर चेक करो। बाकी यूजुअली लिगेंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 में हम जब तक शेप और हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाते, जब तक हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दी जाए जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द ड्रॉबैक। दिस इन फैक्ट इज अ ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि हम एग्जैक्ट मैग्नेटिक नेचर नहीं बता पाते, शेप नहीं बता पाते, हाइब्रिडेशन नहीं बता पाते अनलेस वी हैव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो ये थी वीबीटी, कंप्लीट हो गई। बट कंप्लीट तो हो गई सर, हम क्या करेंगे इसमें? मतलब सवाल कैसा आएगा? कैसा आएगा देखो ना। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चंस ऑन वीबीटी। पहले नोट कर लो इस सबको। जैसे क्वेश्चन मान लो ये कहे, प्रेडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCl4 2- if it has 2 unpaired इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये सवाल है। चलो पहला क्वेश्चन है, मैं बताता हूं कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCl4 2-। क्वेश्चन से साफ दिखता है कि NiCl4 2- में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है।
और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 पॉसिबिलिटी थी, sp3, dsp2 और d3s। अच्छा d3s तो बहुत ही स्पेशल केस में थी, d0 तो वो तो d0 है नहीं यहाँ पर, तो वो तो रूल्ड आउट है, वो तो स्पेशल। हमें तो 2 ही केस मेनली स्टडी करने होते हैं, कौन sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, और कौन सा dsp2 कौन स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप। जरा देखें कैसे, NiCl4 2 माइनस में जरा निकल 2 प्लस, निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कैसा लिखते हो, आर्गन और 3d कौन 8 4s2। अब जब निकल 2 प्लस लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, तो आर्गन 3d8 ले लो, ऐसे बनाओगे आप, और s खाली हो चुका है अब, तो 3d8 एंड 4s 0 हो चुका है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो आप जानते हो, लाइक दिस। ये है कॉन्फ़िगरेशन। बाहर में 4p होगा, ऐसे तो 4d भी होगा, होने को तो सभी होंगे, 5s भी होगा, 5p भी होगा, 5d भी, ऑर्बिटल तो सभी होते हैं, खाली होते हैं। तो ये 3d 4s 4p 4d एंड सो ऑन खाली हैं, सब वैकेंट हैं ये निकल 2 प्लस के। क्वेश्चन ने कहा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं कॉम्प्लेक्स में, और क्लोराइड आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इनको टच मत करो, डोंट डिस्टर्ब। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि क्वेश्चन चाह रहा है कि फाइनली इस एनायन के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहें, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इन्हें डिस्टर्ब मत करो। अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो फिर d वाला ऑर्बिटल तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, अंदर वाला d ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एक s और 3p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल है, dsp2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि dsp2 के लिए अंदर खाली नहीं है। अच्छा खाली करवा लोगे कि सर लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉनों को तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हो जाता है वो तो, कि इसको अंदर भेज दो, खाली हो गया, अंदर भेज दोगे तो पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो गई तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और क्वेश्चन तो कह रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दिख रहे हैं, इनको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि क्लोराइड आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, दैट्स इट द आंसर। सो शेप इज टेट्राहेड्रल, शेप इज टेट्राहेड्रल। एक काम करो, इसी के साथ चलते हुए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, प्रेडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCN4 2 माइनस, और दिया हुआ है गिवन डायमैग्नेटिक। मान लो मैंने इससे जुड़ता एक सवाल और ले लिया, जरा देखना, NiCN4 साइनाइड है इस बार लिगेंड, निकल वापस +2 में है, तो निकल वापस +2 में है, तो निकल का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन d वाले 5 ऑर्बिटल बना लो, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 4 6 7 8, और ये s, ये p, और वो d एंड सो ऑन, दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। क्वेश्चन कह रहा है डायमैग्नेटिक है भैया, इस बार कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां तो 2 लिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, साइनाइड आयन में कोई है नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हटाओ, 2 कैसे करो, अंदर पेयरिंग करवा दो, हो गई पेयरिंग। सर ऐसे हो जाता है क्या? हाँ हो जाता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स फोर्स करता है, करो एडजस्टमेंट, जगह बनाओ मेरी, आई विल कम एंड ऑक्यूपाई द पोजिशन। तो साइनाइड लिगेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यू विल स्टडी इन CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये सारी कमियां दूर हो जाती हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में साइनाइड आयन को क्लासिफाई कर दिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये पेयरिंग करवा देगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन की अंदर पेयरिंग करवा दी क्योंकि डायमेटिक बनवाना था। तो अब एक डी खाली हो गया, एस है ही, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, 2p के ले लिए,
DsP2 स्क्वायर प्लेनर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हुआ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी को अब देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और साइनाइड आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो गाइज ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसकी ज्योमेट्री भी अगर चेक करो तो कैसी होगी, जैसे Ni एक ही प्लेन में होते हैं बॉन्ड्स, Cn माइनस, ये 2+ है, Cn माइनस, Cn माइनस, ये है कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर, ऑल प्लेनर स्क्वायर प्लेनर शेप, ज्योमेट्री और शेप। एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल। ये है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये है कॉम्प्लेक्स NiCN4 2-। चूंकि डायमैग्नेटिक दिया हुआ था तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट करके उसे डायमैग्नेटिक बनाया गया और तब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, DsP2। तो इस तरीके से ये बात कही जाती है। नोट करें पूरे, और क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अभी तक के तो दो क्वेश्चन थे, उसमें आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन दी गई थी। पहला क्वेश्चन था वो NiCl4 2- में, जिसमें कह दिया दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरा वाला था वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक बोलते समझ में आ गया कि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो ऐसा पूछ लें, कभी कभी तो इस बात की भी जरूरत नहीं पड़ती कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। प्रिडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल कार्बोनिल NiCl4। इस बार तो ये भी नहीं दिया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं दिया गया। तो प्रिडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल कार्बोनिल मोनोमरिक फॉर्म NiCO4। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इस बार देखना निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में ना है। देखिए तो निकल 2+ नहीं निकल, तो निकल 0 में है तो आर्गन 3d8 4s2 बॉक्स डायग्राम बनाओ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हंस रूल अप्लाई करते हुए। थ्री डी 4s 4p 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? अच्छा वो 4D वाला भी खाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पड़े हैं वो, जरूरत पड़ने पे काम आ जाते हैं वो सब भी, राइट। कुछ ना कहा क्वेश्चन ने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने ना हैं, कुछ भी हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये बात पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। कौन कौन सी? या तो sp3 या DsP2। सर वो D3s भी तो था, नहीं D3s तो वो स्पेशल केस था, इन केस ऑफ द D0 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये D0 थोड़ी है, वो तो लेना ही नहीं है, वो तो कुछ केसेस याद रखने हैं बस। तो sp3 और DsP2 इनमें अब ये तो पता ही है सेंट्रल एटम अपने वैकेंट ऑर्बिटल ही ऑफर करेगा, तो इसका मतलब चाहे sp3 हो चाहे DsP2 हो, s तो खाली चाहिए। सुन रहे हो? अरे चाहे sp3 लो चाहे DsP2 लो, s तो खाली चाहिए, और s तो भरा हुआ है, इसको खाली करो। हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्ट लेंगे, पहला ही पॉइंट था ये VBT की थ्योरी का कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्ट लेंगे? ओनली वैकेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खाली करवाओ, s वाले। खाली कराओगे तो कहाँ, बाहर भेजोगे कि अंदर? कहीं भी भेज देंगे। कहीं भी कैसे भेज दोगे? सिस्टम वो काम करेगा जिससे उसकी कम से कम एनर्जी खर्च हो।
ओवरऑल सिस्टम इस तरीके से एडजस्टमेंट करेगा, ऐसे रीअरेंजमेंट करेगा अपने इलेक्ट्रॉनों का, ताकि फाइनली एनर्जी शुड बी एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर 3D की एनर्जी कम है, 3D से ज़्यादा एनर्जी 4p की है, तो ये बाहर नहीं भेजेगा, ये कहाँ भेजेगा, अंदर भेजेगा। तो आपको भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों का एडजस्टमेंट कराते हैं तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अंदर एडजस्ट करना। हाँ, अंदर जगह नहीं होगी तो फिर बाहर भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, पेयरिंग उतनी कराते हैं जितनी आवश्यकता हो, जबरदस्ती की नहीं, क्योंकि पेयरिंग कराने में भी एनर्जी खर्च होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडजस्टेड हियर, तो इनको एडजस्ट यहाँ करा दो। तो फिर सिचुएशन ऐसी हो गई, आर्गन हो गए एडजस्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां एडजस्ट हो गए, एस वालों को अंदर भेजना पड़ा क्योंकि निकल 0 में है, +2 में ना है इस बार, एस वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनको एडजस्ट कराओ। अब एस खाली हो गया, अब पी खाली हो गया, डी वाले भी हैं, तो ये 3D, ये 4s, ये 4p। अब देख लो यहां पर खाली है ही नहीं, तो डी तो काम में आ नहीं सकता। वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्ट लेने हैं, तो वैकेंट ऑर्बिटल में कौन से हाइब्रिडेशन शुड बी, sp3 हाइब्रिडेशन। गाइस ये कई बार समझ में ना आता है, एक बार की जगह 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ये तब जाकर समझ में आएगी। पहली बार अगर पढ़ते हैं ये सब चीजें तो समय तो लगता है, और एक बार की जगह 2 या 3 बार भी पढ़ना पड़ता है, बट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब फाइनली sp3 है, टेट्राहेड्रल है, और क्वेश्चन ने इस बार तो ये भी नहीं दिया था कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हमें बताने हो तो फिर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, और डायमैग्नेटिक के साथ साथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लें तो कितना बता दोगे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या फॉर्मूला होता है, √x × x+2 bm बोर मैग्नेटॉन, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। तो ये तरीका था, ये था हाइब्रिडाइजेशन। हो गया लगभग, हमने सारी बातें कह दी। एक आध क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी लो, तो टेक अप द क्वेश्चन, लो एक क्वेश्चन, टेक इट डाउन, टेक द क्वेश्चन। नोट कर लिया होगा आपने। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन शेप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr(NH3 6 3+। मान लो इसमें इतना पूछ लें, इस बार कुछ भी नहीं दिया, इवन ये भी हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो जरा देखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का अमोनिया के साथ, 3+ है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्रोमियम +3 देखना, क्रोमियम क्या होता है, आर्गन, 3d5 4s1, ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम 3+ है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये जाएगा, 2 और जाएंगे, तो आर्गन 3d3, और बॉक्स डायग्राम बनाओ, उससे बढ़िया समझ में आता है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। (3d3) 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 तो ये रहे, बाकी कुछ है ही नहीं। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये तो मालूम पड़ गया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ऑक्टाहेड्रल में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, कौन कौन सी, D2sp3 और कौन सी, sp3d2। sp3d2 मतलब बाहर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो, ये वाला 4d वाला खाली पड़ा हो। तो अब देखो s तो चाहिए ही, तीनों p भी चाहिए, दोनों में कॉमन है sp3, d अंदर वाले लें, sp3d2 है, d अंदर वाले लें या बाहर वाले लें, अंदर वाले भी दोनों खाली हैं, कुछ ना करना पड़ रहा। तो अंदर वाले जब 2 खाली हैं तो बाहर वाले इस्तेमाल नहीं होंगे। क्यों सर, अंदर बाहर में क्या अंतर है इसमें,
अरे बाहर वाले 4d की एनर्जी 3d से बहुत ज़्यादा है। और हाइब्रिडाइजेशन में आपने 11th क्लास में पॉइंट लिखा हुआ है दैट हाइब्रिडाइजेशन में दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम टेक पार्ट विच हैव नियरली सेम एनर्जी एंड लोअर एनर्जी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी कम होगी, सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अंदर वाले अगर 2d खाली हैं तो बाहर वाले 2d कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। तो फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। सो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 इज करेक्ट, sp3d2 नहीं है इसमें। सो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, दैट्स इट। एंड हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, x की वैल्यू 3। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 3 × 5, यही फॉर्मूला था ना, x × x + 2 बोर मैग्नेटॉन Bm √15 Bm बोर मैग्नेटॉन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। हो गया ये। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो आप। मान लो आपसे ये पूछ लें, प्रेडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स FeCO5। हाँ, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन तो बता देंगे बट शेप नहीं बता पाएंगे। शेप आपको याद रखनी पड़ेगी दैट इट इज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। जरा देखो इस क्वेश्चन को, इसकी शेप इंपॉर्टेंट भी होती है। आयरन 0 में है और आयरन अगर 0 में है तो आर्गन 3d कितना 6 4s2 और s वाले इलेक्ट्रॉनों को अंदर लाना पड़ेगा, जैसे वहां किया था NiCO4 में। 0 में है तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई आर्गन इस टाइप से। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही और 2 अंदर और आ गए, अंदर ट्रांसफर कराने पड़ेंगे तो 8 हो गए लाइक दिस। और चूंकि कहा है कि डायमैग्नेटिक है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? DsP3। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप नहीं बता सकते जब तक और इंफॉर्मेशन ना दी जाए, हालांकि शेप याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस शेप। दिस इज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। TBP। तो शेप ऑफ NiCO5 FeCO5 इज TBP, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो गाइस ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। पेयरिंग करवा लेते हैं जरूरत पड़ने पर, लिगेंड सब कुछ करवा सकता है और पेयरिंग उतनी करवानी है जितनी जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं कि चल पेयरिंग कर रहे हैं इसे भी अंदर, ऐसा नहीं, क्योंकि पेयरिंग कराने में एनर्जी खर्च होती है। तो गाइस ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। और सिनर्जिक बॉन्डिंग का भी शब्द आया, उसको हम डिफाइन करेंगे बाद में, बिल्कुल एंड में। और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट द मोस्ट टाइम टेकिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।